नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5G टेक्नोलॉजी मल्टीपल कंट्रीज में ऑलरेडी डिप्लॉय हो चुकी है और कई सारी कंट्रीज में अभी ये टेस्टिंग फेज में है। तो हमें 5G की अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए आज मैंने ये टॉपिक उठाया है और यहाँ पे हम बेसिकली जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो 5G के हार्डवेयर के बारे में डिस्कस करेंगे, जो कि स्पेशली नोकिया के होंगे। तो जो लोग नोकिया से रिलेटेड टेक्नोलॉजी पे या नोकिया से रिलेटेड हार्डवेयर पर काम कर रहे हैं, उन लोगों के लिए वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट होगी। और जो लोग काम नहीं कर रहे हैं बट उनको समझना है नोकिया हार्डवेयर कौन से हैं जो 5G में यूज होते हैं, उनका क्या रोल है, उनके नेम क्या होते हैं और इस तरीके से उनका कनेक्शंस कैसा होता है आपस में, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो हो सकती है। 5G हार्डवेयर के बारे में अगर हम डिस्कस करेंगे तो देखेंगे कि इसमें कैबिनेट यूज होता है, सब रैक्स यूज होते हैं, बेस बैंड मॉड्यूल यूज होता है, बेस बैंड सब मॉड्यूल यूज होता है, रेडियो मॉड्यूल हो जो यूज होता है एंड एंटीना यूज होता है। तो इन सारी चीज़ों को हम वन बाय वन डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। बट इसको अंडरस्टैंड करने से पहले हम समझ लेते हैं कि 5G के फ्रीक्वेंसी बैंड कौन-कौन से हैं जो 5G में यूज हो रहे हैं। तभी हम थोड़ा-सा कोरिलेट कर पाएँगे उन हार्डवेयर के साथ में जो उस पर्टिकुलर स्पेक्ट्रम को सपोर्ट करता है। तो यहाँ पर सारे फ्रीक्वेंसी बैंड को तो हम डिस्कस नहीं कर सकते हैं एक स्मॉल वीडियो में, बट हमने फिर भी यहाँ के अमेरिका में जितने भी स्पेक्ट्रम 5G से रिलेटेड यूज हो रहे हैं, वो चाहे किसी भी ऑपरेटर के हों, वो मैंने यहाँ पे कंसीडर किया हुआ है। तो एज पर 3GPP रिलीज 15 5G स्पेक्ट्रम जो है वो डिवाइड किया गया है टू पार्ट्स में। एक फ्रीक्वेंसी रेंज 1 एंड दूसरा पार्ट फ्रीक्वेंसी रेंज 2। तो फ्रीक्वेंसी रेंज 1 में 450 मेगाहर्ट्ज टू 6 गीगाहर्ट्ज के बीच का बैंड यूज होता है और यहाँ पे जो इसकी मैक्सिमम बैंडविड्थ होती है वो 100 मेगाहर्ट्ज होती है। लाइक 5 मेगाहर्ट्ज भी यूज कर सकते हैं, 20 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, वट एवर यू वांट टू यूज, बट मैक्सिमम सपोर्ट फ्रीक्वेंसी रेंज 1 इट 100 मेगाहर्ट्ज। और ये काम करता है डुप्लेक्स मोड में और एफडीडी एंड टीडीडी के फॉर्म में। वहीं फ्रीक्वेंसी रेंज 2 जो है, ये कह सकते हैं कि मिलीमीटर वेव के लिए यूज होता है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि 5G में मिलीमीटर वेव है, तो इसका जो फ्रीक्वेंसी रेंज है वो 24.25 टू 52.6 गीगाहर्ट्ज है। और ये जो बैंडविड्थ को सपोर्ट करता है, ये अप टू 400 मेगाहर्ट्ज बैंडविड्थ सपोर्ट करता है। मींस मैक्सिमम बैंडविड्थ जो है वो 400 मेगाहर्ट्ज है, बट ये सिर्फ जो है टीडीडी मोड में काम करता है। तो वो फ्रीक्वेंसी बैंड जो 5G के लिए यूज हो रहे हैं, लाइक यहाँ पे N2 के नाम से जाना जाता है, ये 3GPP के फॉर्म में बता रहा हूँ मैं। N2 के फॉर्म में या N25 के फॉर्म में N5, N12, N41, N66, N70 and N71 and N1 also used in the 5G. And for the frequency range 2, there are four spectrum: N261, N258 and N260 and 260 again. This is the for upper band 37 gigahertz and this is for 39 gigahertz and N257। तो ये स्पेशली 4-5 बैंड यूज होते हैं फ्रीक्वेंसी रेंज 2 के लिए। अब हम हार्डवेयर की तरफ बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि नोकिया का जो एक कैबिनेट होता है, बॉक्स जिसको हम बक्सा बोल सकते हैं बाहर से, जिसके अंदर हार्डवेयर सारे रखे जाते हैं, तो वो जनरली नोकिया का खुद का नहीं होता है। उसको डिफरेंट कंपनी प्रोवाइड करती हैं, जिस कंपनी का नाम है डेल्टा या प्रूसेल। डेल्टा या प्रूसेल इन दोनों में से किसी एक का कैबिनेट यूज करके नोकिया अपना इक्विपमेंट वहाँ पे सेटअप करती है। तो जनरली जो होता है, डेल्टा के दो कैबिनेट हैं, डेल्टा HP-L3 एंड डेल्टा HP लार्ज 2 एंड प्रूसेल के एक कैबिनेट है जिसका मॉडल नेम है HP-L3। तो HP-L3 जो कैबिनेट है, इसका साइज थोड़ा सा बड़ा है। ये आप देख सकते हैं, इसमें 30 RU का स्पेस है और जो इसका लार्ज HP लार्ज साइज 2 है, इसमें 12 RU का स्पेस है। वहीं प्रूसेल में जो है वो 31 RU का स्पेस है। ये RU का स्पेस अभी आप समझ जाएंगे आगे वीडियो में कि क्या है कैसे है। तो जनरली जो यूज होता है वो ज़्यादातर कंपनियां डेल्टा HP-L3 यूज करती हैं, क्योंकि ये जो होता है ये प्राइस पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा होता है और फ्यूचर में अगर हमें ग्रोथ करनी है और टेक्नोलॉजी उसमें एड ऑन करनी है तो इसमें सफिशियंट स्पेस होता है, इसलिए हम इसको यूज करते हैं। ये डेल्टा HP-L3 का पिक्चर है, कुछ इस तरीके से दिखता है ये बाहर से। और अगर इसका अंदर का देखेंगे तो अंदर से कुछ इस तरीके से दिखता है, जिसमें यहाँ पे
सबसे नीचे का जो पार्ट होता है, ये जो पार्ट होता है ये बैटरी है और इस बैटरी के स्पेस के लिए होता है, यहाँ पे बैटरी वगैरह सेटअप किया जा सकता है। ये जो सबसे टॉप का स्पेस होता है, ये वाला स्पेस पावर सिस्टम के लिए यूज होता है। बाकी ये जो बीच में बच रहा है स्पेस, यहाँ पे आप 5G लगा सकते हैं, 4G लगा सकते हैं, व्हाटएवर आपको जो भी चाहिए। यहाँ पे 3 कैबिनेट अलग से लग सकते हैं। तो यहाँ पे जनरली ये देखिए आप जो है 3 कैबिनेट लगे भी हुए हैं। तो आप चाहो तो तीनों में 5G का कैबिनेट लगा लो, आप चाहो तो एक 5G और 4G का भी यूज कर लो। जिस तरीके से आपको आपके नेटवर्क में रिक्वायरमेंट हो उस तरीके से आप यूज कर सकते हैं। फिर नोकिया एयर स्केल के सब रैक की बात करते हैं। सब रैक क्या होता है, यहाँ पे जो पार्ट लगा हुआ है ये बॉक्स, इसको हम सब रैक बोलते हैं। ये एक सब रैक हो गया। तो सब रैक जो है 3 टाइप के होते हैं टोटल नोकिया के पास में। एक का नेम है आमिया, एक है एमॉब और एक है एमॉड। यहाँ पे ए का मतलब है नोकिया एयर स्केल प्रोडक्ट फैमिली। एम का मतलब है यहाँ पे सब रैक। आप देखिए तीनों में एम है, इसका मतलब ये सब रैक है। आई का मतलब है यहाँ पे इंडोर, तो ये वाला इंडोर के लिए यूज होता है। बाकी ये दो जो हैं, ओ का मतलब यहाँ पे आउटडोर है, तो ये दोनों आउटडोर के लिए यूज होते हैं, एमॉब एंड एमॉड। आमिया जो है ये फर्स्ट वर्जन है, ए मीन्स ए वर्जन फर्स्ट वर्जन, बी मीन्स बी वर्जन या सेकंड वर्जन, और एमॉड जो है ये नेक्स्ट वर्जन है। इसको ऐसे समझिए। तो ये हो गया, हमने समझा कि एक बॉक्स होगा बड़ा सा, उसके अंदर एक कैबिनेट होगा या सब रैक होगा। ये सब रैक आमिया आमिया कुछ इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे टोटल 8 स्लॉट होते हैं। आप देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 स्लॉट होते हैं इसमें, जिसमें जो 2 स्लॉट होते हैं वो कॉमन यूनिट के लिए यूज होते हैं। ये नीचे के जो 2 स्लॉट हैं ये कॉमन यूनिट के लिए यूज होते हैं, और बाकी ऊपर के जो 6 स्लॉट हैं ये जनरली हमारा कैपेसिटी यूनिट के लिए यूज होते हैं। ये तो यहाँ पे अभी हम समझ रहे हैं आमिया। आमिया क्या होता है, ये जो बाहर का बॉक्स है, बॉक्स ये है आमिया। एक बॉक्स होता है जो कि आमिया है, और उसको हम 2G में भी यूज कर सकते हैं, 3G में भी यूज कर सकते हैं, और 4G 5G किसी भी टेक्नोलॉजी के लिए उसको यूज करते हैं। बिकॉज वो कुछ हार्डवेयर नहीं होता है, एक बॉक्स टाइप का रैक होता है। बाकी उसके अंदर ये जो हार्डवेयर यूज करते हैं, कॉमन यूनिट या कैपेसिटी यूनिट, ये डिपेंड करता है आप कौन से टेक्नोलॉजी के लिए यूज कर रहे हो। तो एक एयर स्केल हो गया आमिया। आमिया का जो है अगर आप लुक देखेंगे तो यहाँ पे देखेंगे थोड़ा सा, ये बैक, ये स्पेशली क्यों रैक क्यों डिजाइन होता है उसको समझिए आप। इसमें क्या है, कूलिंग सिस्टम होता है पीछे, ये पीछे का पार्ट है, पीछे यहाँ पे फैन लगा होता है ताकि इसके अंदर जो भी कॉमन यूनिट या कैपेसिटी यूनिट लगे उनको ये कूलिंग प्रोवाइड कर सके। तो बैक साइड से कुछ इस तरीके से दिखता है आमिया। फिर हम नेक्स्ट बढ़ते हैं आमिया से आगे की तरफ। तो आमिया का जो है साइज की अगर हम बात करें तो इसका साइज जो होता है वो अराउंड 3U हाइट में होता है। 3U का मतलब हो गया ये वाला जो साइज है, ये वाला साइज, ये 3U होता है, 3U कहलाता है। और इसका जो टोटल वेट होता है, जब इसके अंदर कैपेसिटी यूनिट और कॉमन यूनिट नहीं लगी होती है तो इसका वेट होता है 5.1 kg, और जब इसके अंदर यूनिट एड ऑन हो जाती है तो इसका टोटल वेट हो जाता है 24.3 kg। नेक्स्ट सब रैक है हमारा एमॉब। एमॉब जो कि आउटडोर के लिए यूज होता है। एमॉब थोड़ा सा अलग टाइप का डिज़ाइन होता है। यू कैन से कि जो है इसका जो हाइट होता है वो उससे उसके साइज में बड़ा होता है। वहाँ 3U था, यहाँ पे 8U इसका हाइट है। 8U का मतलब ये वाला हाइट। उसके बाद ये 23 kg का होता है विदाउट एनी कॉमन यूनिट और कैपेसिटी यूनिट, और जब इसमें एड ऑन कर देते हैं कैपेसिटी यूनिट और कॉमन यूनिट तो इसका वेट हो जाता है 42 kg। तो एमॉब जो है स्पेशली मैंने आपको पहले बताया था कि एमॉब जो है वो आउटडोर यूनिट के लिए यूज होता है। तो आउटडोर यूनिट के लिए इसका मतलब डिज़ाइन कुछ इस तरीके से होता है कि ये आउटडोर में भी परफॉर्म कर सके, आउटडोर में भी ये फिट हो जाए एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंगली। तो उसके लिए जो है यहाँ पे एक अलग से मतलब एक अलग टाइप का फीचर कह सकते हैं, अलग टाइप का इक्विपमेंट्स कह सकते हैं, जो कि एमॉब कूलिंग सिस्टम बोला जाता है, जिसको जो कि हीट एक्सचेंजर का काम करता है। एक्सटर्नल फैन यूनिट को जो है विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फैन यूनिट एज वेल एज इंटरनल एयर सर्कुलेशन, तो बाहर की हीट के अकॉर्डिंगली अंदर की हीट को वो टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए काम करता है। ये जो क्योंकि ये आउटडोर है तो ये जो है आउटडोर में किसी पोल पे भी लगाया जा सकता है, किसी दीवार पे भी लगाया जा सकता है, और ये बॉक्स के अंदर या FCO के अंदर भी फिट किया जा सकता है। इसके अंदर भी वही सेम चीज होता है। नीचे की दो जो होते हैं ये कॉमन यूनिट होते हैं, ऊपर के 6 स्लॉट जो होते हैं वो कैपेसिटी यूनिट के लिए डिजाइन होते हैं। नेक्स्ट आता है एमॉड। एमॉड जो है ये भी नोकिया का सब रैक है जो कि आउटडोर के लिए यूज होता है। इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है, या कह सकते हैं ये साइज में उससे भी बड़ा है।
इसकी हाइट जो है वो 11U है, ये वाली जो हाइट है यहाँ से लेके ये 11U तक है। तो ये भी उसी तरीके से काम करता है, इसके अंदर भी कैपेसिटी यूनिट और कैपेसिटी यूनिट होती है और कॉमन यूनिट इसके अंदर भी होती है, जैसे बाकी डिवाइसेस में आपने देखा। तो ये जनरली नोकिया के 3 सब रैक होते हैं, आपने देखा आमिया, एमॉब और एमॉड। तो हमारा सब रैक इस तरीके से कवर हो गया। अभी हम बढ़ते हैं कि एयर स्केल 5G मॉड्यूल्स कौन कौन से होते हैं। तो अभी मैंने बताया कि आमिया, सपोज आपकी साइड पे आमिया लगा हुआ है, आमिया इस तरीके का एक बॉक्स होगा, उसके अंदर टोटल 8 स्लॉट होंगे, उस 8 स्लॉट में बेस बैंड यूनिट होंगे जिसका नाम होता है आसिक, ASIK, और 6 जो होगा यहाँ पे 6 आबिल होगा जिसको हम कैपेसिटी यूनिट बोल सकते हैं या बेस बैंड सब मॉड्यूल बोल सकते हैं, और आसिक को हम बेस बैंड मॉड्यूल बोल सकते हैं। तो अब ऐसे समझिए जनरली यहाँ पे आसिक का रोल क्या होता है। आसिक जो करता है यहाँ पे, ये जनरली कॉमन यूनिट है और ये एक्सटर्नल अलार्म्स के कंट्रोलिंग के लिए यूज होता है, सिंक इन और सिंक आउट के लिए यूज होता है, और ये कॉमन यूनिट है, ये इंपॉर्टेंट है, ये लगनी है आपको किसी टेक्नोलॉजी लाइक 5G को चलाने के लिए। फिर वहीं पे ये कैपेसिटी 6 स्लॉट जो हो गए ये आबिल के, ये कैपेसिटी यूनिट के लिए होते हैं। ये 8x100 मेगाहर्ट्ज मेमो लेयर पे काम करते हैं, डिपेंड ऑन द कॉन्फ़िगरेशंस। फिर हम देखते हैं आसिक, जो अभी हमने बताया ये आसिक वाला पार्ट है, ये इसके बारे में थोड़ा सा ब्रीफ में जाते हैं। अगर आसिक जो हमारा बेस बैंड मॉड्यूल है, तो आसिक थोड़ा सा कुछ इस तरीके से दिखता है। अब देखिए यहाँ पे इस तरीके से दिखता है, इसके पोर्ट वगैरह ऐसे होते हैं और इसका डिजाइन कुछ इस तरीके से होता है। नोकिया के हार्डवेयर जो होते हैं बहुत ही फ्रेंडली होते हैं, बहुत अच्छा समझ में आने के लिए, लाइक रफ एंड टफ हार्डवेयर इसको बोल सकते हैं हम नोकिया के हार्डवेयर के लिए। तो अभी हम देखते हैं इस यहाँ पे ये जो 2 पोर्ट लगे हुए हैं, ये जनरली डीसी टर्मिनल के लिए यूज होते हैं, जिसमें 48 वाट डीसी इनपुट होता है। फिर यहाँ पे ये ग्राउंडिंग का पोर्ट होता है, ग्राउंडिंग मीन्स लाइक करंट या अर्थिंग वगैरह ना आए, तो उसके लिए यहाँ पे ग्राउंडिंग का पोर्ट होता है। फिर बटन होती है, यहाँ पे नीचे में एक बटन होती है जो कि इस हार्डवेयर को रीसेट करने के काम आती है यहाँ पे। फिर HDMI केबल लगती है यहाँ पे, ये वाला पार्ट हो गया, जिसमें एक्सटर्नल अलार्म्स कंट्रोलिंग और इन सब चीज़ों की होती है। इसी तरीके से मल्टीपल होते हैं, लाइक जो है ये LMP के लिए हो गया, ये फ्यूचर एक्सटेंशन के लिए हो गया, अगर फ्यूचर में हमें एक्सटेंस करना है साइट को तो हम इसको यूज कर सकते हैं। तो ये सारे इसमें पोर्ट्स होते हैं जनरली। फिर हम बढ़ते हैं आबिल, जिसको अभी हम बोल रहे थे कैपेसिटी यूनिट। तो कैपेसिटी यूनिट में टोटली 4 पोर्ट होते हैं, 4 पोर्ट में 2 SRF1 और SRF2 के नाम से जाने जाते हैं, ये देखिए यहाँ पे लिखा भी है ये, और 2 पोर्ट जो होते हैं वो QRF1 और QRF2 के नाम से जाने जाते हैं। तो ये पोर्ट जनरली हमारा फ्रंट होल सिपरी इंटरफेस के लिए यूज होता है, जो कि रेडियो यूनिट से जाके कनेक्ट होता है। तो ये हो गया आबिल हमारा। तो अभी हमने समझ लिया कि एक बॉक्स होगा पूरा हमारा साइड पे, उस बॉक्स के अंदर जो है एक आमिया होगा या एमॉड होगा या एमॉब होगा, कुछ भी होगा उसके अंदर, और उसके अंदर जो है आसिक और आबिल लगे होंगे। इस तरीके से ये सेटअप होगा हमारा। फिर हम बात करते हैं रेडियो मॉड्यूल की। तो नोकिया के रेडियो मॉड्यूल कौन कौन से हैं, उसमें एक है एलोहा, जिसको हम AHLOA बोलते हैं, एलोहा। ये एयर स्केल मॉड्यूल है, ये जनरली डिज़ाइन किया गया है कि 600 बैंड को 600 बैंड और 700 बैंड को सपोर्ट करेगा। तो जो भी ऑपरेटर 600 बैंड या 700 बैंड का स्पेक्ट्रम रखते होंगे, वो इसको इस हार्डवेयर को परचेज कर सकते हैं या इसको यूज कर सकते हैं। और ये जो हार्डवेयर है एलोहा, ये 4G और 5G दोनों के लिए कैपेबल है। तो 4G में भी अगर कोई ऑलरेडी यूज कर रहा हो, तो कोई भी ऑपरेटर, तो उसको ही आप 5G के लिए भी यूज कर सकते हैं, उसको नया हार्डवेयर एड ऑन करने के लिए नहीं है, ज़रूरत होती है। यहाँ पे इसके अगर पोर्ट की हम बात करें, तो यहाँ पे देखिए टोटल 4 पोर्ट होते हैं। ये ब्लैक कलर से जो दिख रहे हैं ये चारों पोर्ट, एंटीना 1, एंटीना 2 एंड एंटीना 3 एंड एंटीना 4, ये 4 एंटीना के पोर्ट होते हैं। और यहाँ पे ऑप्टिकल के पोर्ट 2 होते हैं, सिपरी 1 एंड सिपरी 2, ऑप्टिकल पोर्ट 2। बाकी ये जो पोर्ट होता है ये RET से रिलेटेड होता है। तो एक तो हो गया एयर स्केल मॉड्यूल जो है हमारा एलोहा, जिसको हम रेडियो मॉड्यूल बोल सकते हैं, और ये सपोर्ट करेगा हमारा 600 और 700 बैंड को। इसकी स्पेसिफिकेशन अगर हम देखें तो कुछ इस तरीके से है, ये जो है मैंने बताया कि 600 और 700 को सपोर्ट करता है। अगर 3GPP के हम फॉर्म में बात करें तो ये N2100 बैंड को और N71 बैंड को सपोर्ट करता है। बाकी इसकी स्पेसिफिकेशन में हम देखें तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये 4 पाइप्स होती हैं,
टू ट्रांसमिट एंड टू रिसीवर। लाइक 2x2 के लिए भी यूज किया जा सकता है, ये 2x4 के लिए भी यूज किया जा सकता है, 4x4 मेमो के लिए भी ये यूज किया जा सकता है। ये कंफर्टेबल है इस तरीके से। तो एलोहा के बाद हम नेक्स्ट बढ़ते हैं AHFIG एयर स्केल। दूसरा एयर स्केल है AHFIG। तो AHFIG जो है ये कंफर्टेबल है 2100 बैंड के लिए और 1900 बैंड के लिए, या 3GPP के फॉर्म में बात करें तो N1 या N2 बैंड के लिए। तो जो भी ऑपरेटर के पास में ये स्पेक्ट्रम होगा वो ऑपरेटर्स AHFIG एयर स्केल का यूज कर सकते हैं। इसमें जो है टोटली 4 पोर्ट होते हैं, जैसे एलोहा में था तो यहाँ पे टोटल 4 पोर्ट होते हैं, एंटीना 1 2 3 4, और यहाँ पे भी 2 ऑप्टिकल पोर्ट होते हैं और एक RET का पोर्ट होता है। डिजाइन ऑलमोस्ट सेम होता है, बस खाली इसमें जो डिफरेंस होता है सेपरेट, वो लो बैंड को सपोर्ट करता है और ये मिड बैंड को सपोर्ट करता है। अगर आप एंटीने के साथ कनेक्शन देखेंगे तो कुछ इस तरीके से ये दिखेगा, ये कि यहाँ पे रेडियो मॉड्यूल लगा होगा। एक रेडियो मॉड्यूल एलोहा हो गया जो मैंने अभी पीछे दिखाया, 600 और 700 बैंड को सपोर्ट करेगा, और एक रेडियो मॉड्यूल AHFIG हो गया जो कि मिड बैंड को सपोर्ट करेगा, मींस N2100 या N1900 को, और वो एक एंटीने से कनेक्ट होगा कुछ इस तरीके से। लाइक ये एंटीना ऑक्टोपोर्ट होगा, ये किसी भी कंपनी का हो सकता है, उसके साथ इस तरीके से कनेक्ट होगा। रेडियो मॉड्यूल हमेशा एंटीने से कनेक्ट होता है। नेक्स्ट आते हैं हम 5G के एंटीने कौन कौन से हैं जो स्पेशली नोकिया के होते हैं। तो नोकिया जनरली एयर स्केल एंटीना यूज कर रहा है, बट एयर स्केल तो कॉमन टर्म हो गया। उसके अंदर और कौन कौन सी चीजें हैं उसको समझने के लिए हम यहाँ पे देखते हैं। एक है हमारा आफिया एंटीना यूज होता है। यहाँ पे एयर स्केल एंटीने का मतलब क्या है कि वो एंटीना जिसमें रेडियो मॉड्यूल इनबिल्ट होता है। अभी जैसे आपने पीछे देखा कि यहाँ पे एंटीने के साथ में इनबिल्ट नहीं है, रेडियो मॉड्यूल सेपरेट अलग लगा हुआ है और वो जाके कनेक्ट कर रहा है एंटीने से। बट एयर स्केल एंटीने में क्या होता है कि रेडियो मॉड्यूल उसी के साथ उसी में ऑलरेडी फिक्स होता है, कनेक्टेड होता है। ये अगर पीछे से ऐसे देखेंगे तो ऐसे दिखेगा, और इसके ऊपर एक बॉक्स होगा जिसको क्लोज कर देंगे तो कुछ इस तरीके से दिखने लगेगा हमारा। आफिया की बात करें, अब आफिया जो होता है हमारा, ये ड्यूल बैंड मैक्सिमम को सपोर्ट करता है ये एंटीना। और ये बैंड, अगर बैंड की बात करें तो बैंड 25 को और बैंड 66 को सपोर्ट करता है। मींस वो ऑपरेटर जिनके पास फ्रीक्वेंसी बैंड 1900 होगा और 1700 मेगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम होगा, वो ऑपरेटर इस एंटीने को, या कह सकते हैं इनबिल्ट एंटीना विद रेडियो मॉड्यूल्स को यूज कर सकते हैं। तो ये तो हो गया आफिया। यहाँ पे लिखा भी है इस पे कि B66 और B25 को ये सपोर्ट करता है। फिर हम बढ़ते हैं AAHF। AAHF यूज कर सकता है अगर वो बैंड 41 यूज कर रहा हो तो। लाइक अलग अलग ऑपरेटर को अलग अलग फ्रीक्वेंसी बैंड अलॉट होगा, अलग अलग स्पेक्ट्रम के अकॉर्डिंगली। तो जिस ऑपरेटर के लिए जो सुटेबल होगा वो हार्डवेयर वो यूज करेगा। नोकिया तो सभी को सर्विस प्रोवाइड करेगा, सभी के लिए हार्डवेयर डिजाइन करेगा। तो इस तरीके से बैंड 41 के लिए AAHF यूज होता है। AAHF में क्या होता है कि एक स्प्लिटर लगा होता है जो कि LTE और 5G को सेपरेट करने के लिए काम आता है। मेरा कहने का मतलब यहाँ पे है कि AAHF जो है ये 5G और 4G दोनों को सपोर्ट करता है। बट हम इसमें 5G का डिस्कशन कर रहे हैं तो हमने इसलिए इस हार्डवेयर को कंसीडर किया है। मैं थोड़ा वीडियो फास्ट बना रहा हूँ क्योंकि वीडियो बहुत लंबी ना हो जाए, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन मेरा फास्ट है। बट अगर फिर भी नहीं समझ में आए कोई चीज़ तो आप उसके लिए मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, तो मैं उस हार्डवेयर को स्पेशली आपको अलग से एक अलग वीडियो बना के समझा दूंगा। नेक्स्ट एंटीना है हमारा AEHC। तो AEHC ये भी एयर स्केल एंटीना है। इसमें क्या है, ये थोड़ा सा इसका जो AAHF था इसी का एडवांस वर्जन है। मतलब ये भी बैंड 41 को ही सपोर्ट करता है, लेकिन इसमें एडवांस वर्जन क्या है कि इसमें स्प्लिटर जो होता है वो इनबिल्ट होता है। तो अलग से इसमें स्प्लिटर नहीं लगा होता है, इसीलिए जनरली अब जिन कंपनीज को हार्डवेयर परचेज करना होगा वो AAHF की बजाय AEHC परचेज करेंगे क्योंकि ये एडवांस वर्जन है। AEHC के पोर्ट कुछ इस तरीके से होते हैं, 4 ऑप्टिकल पोर्ट होते हैं इसमें, आप देख रहे हैं। यहाँ पे RET का पोर्ट होगा, DC इन और ग्राउंडिंग का पोर्ट ऐसे कुछ यहाँ पे होगा। तो इस तरीके से AEHC एंटीना हमारा दिखता है। फिर हम बात करते हैं AEW। ये भी नोकिया का एंटीना है। ये जनरली मिलीमीटर वेव के लिए यूज होता है। मिलीमीटर वेव आप जैसे जानते हैं कि उसका रेंज जो होगा, उसका कवरेज रेंज बहुत कम होगा। आप कह सकते हैं 100 टू 100 मीटर तक समथिंग ऐसे ही कवर करेगा। तो आने वाले टाइम में मिलीमीटर वेव जब डिप्लॉय होगा तो आप देखेंगे जैसे सड़कों पर, रोड पे बिजली के खंभे या इलेक्ट्रिक पोल लगे होते हैं, उसी तरीके से हमारा 5G का एंटीना लगा होगा, कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं मिलीमीटर वेव का जो एंटीना होगा।
तो मिलीमीटर वेव का एंटीना कुछ इस तरीके से दिखता है, और इसमें जो पोर्ट होते हैं, ऑप्टिकल पोर्ट 1, ऑप्टिकल पोर्ट 2 यहाँ पे होता है, और ग्राउंडिंग यहाँ पे होती है, पावर इनपुट के लिए यहाँ पे होता है। तो इस तरीके से AEW मिलीमीटर वेव एंटीना होता है। वहीं दूसरा आप यहाँ पे देखेंगे, इसका अगर कनेक्शन की बात करें तो इसका कनेक्शन कुछ इस तरीके से होता है। ये मैंने आपको बताया कि ये हमारा एमॉब हो गया, फिर उसके अंदर हमारा यहाँ पे बेस बैंड यूनिट होगा, और 6 जो लगे होंगे वो की कैपेसिटी यूनिट होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं, अभी अगर यहाँ पे 3 सेक्टर चलाने हैं किसी को, तो उसके लिए एक आशिक की जरूरत है, ये वाला पार्ट, और 3 आबिल की जरूरत है। इससे हमारा जो है एक मिलीमीटर वेव का पूरा 3 सेक्टर चल सकता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कनेक्शन एक यहाँ से गया फर्स्ट सेक्टर के लिए, सेकंड सेक्टर के लिए यहाँ पे गया, और थर्ड सेक्टर के लिए यहाँ पे गया। तो ये 39 गीगाहर्ट्ज के लिए AEW एंटीना यूज हो रहा है। अच्छा हाँ, ये भी मैंने नहीं बताया कि AEW जो है वो 39 गीगाहर्ट्ज के लिए जनरली यूज होता है। अगर 39 गीगाहर्ट्ज का स्पेक्ट्रम है किसी ऑपरेटर के पास में, तो AEW एंटीना यूज करेगा मिलीमीटर वेव के लिए। वहीं पे AEUF ये भी मिलीमीटर वेव एंटीना होता है, ये भी बिल्कुल वैसा ही दिखता है, वैसा ही ऑलमोस्ट इसका रोल है, बशर्ते फर्क ये है कि ये 261 बैंड को सपोर्ट करता है, या कह सकते हैं कि N28G का स्पेक्ट्रम जिसके पास होगा, फ्रीक्वेंसी बैंड जिसके पास होगा, वो इस एंटीने को यूज करेगा। तो आज के लिए इतना ही हार्डवेयर के बारे में। अब नेक्स्ट टाइम मैं इन हार्डवेयर्स को और डिटेल में थोड़ा सा समझाऊंगा। आज एक ओवरव्यू दिया है मैंने। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, and please share this video with the people who are looking to learn about the Nokia hardware, about the 5G. Thank you very much.